हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शौर्य वाशने फ्रॉम एनआईटी जयपुर। और कैसे हो आप सब लोग यार। आई होप कि सब लोग अपने अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे होंगे। तो यार जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि क्लास 10th के बाद भैया कौन सी स्ट्रीम चूज करें, जेई करें, नीट करें, क्या करें। तो यार ये डिसाइड करना केवल आपके पेरेंटल प्रेशर या पीयर प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, ना ही आपके रिश्तेदारों की एडवाइस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और इन एग्जाम्स के लिए कैसी क्वालिटी चाहिए। इसी के साथ साथ ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उन क्वालिटीज को क्या मैं ग्रैस्प कर सकता हूं, क्या मैं अडेप्ट कर सकता हूं। अगर कर सकते हो तो आप उस एग्जाम के लिए जा सकते हैं और उस एग्जाम के लिए ही आप बने हैं। तो क्लास 10th के बाद मेजरली आपके पास तीन स्ट्रीम होती हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में जो है आज मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ और उन पर मुझे इतनी नॉलेज है भी नहीं, तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिंपल बात करूंगा साइंस पे। साइंस में हमारे पास जो है तीन सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और एक तीसरा सेक्शन भी जो है बहुत इवॉल्व हो रहा है, जिसमें दोनों सब्जेक्ट आपको लेने के लिए बोल दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, चारों आपके पास सब्जेक्ट रहते हैं। अब एक एक करके मैं जो है इन तीनों को डिस्कस करूंगा और तीनों में आपकी कैसी पर्सनैलिटी होती है और इन तीनों में आगे आपको क्या करने को मिल सकता है उसके बारे में। सबसे पहले हम उठाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम को। पीसीएम अगर आप ले लेते हैं तो आपके सामने सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, उसी के साथ साथ बहुत कॉम्पिटिटिव। JEE का एग्जाम जो है आपको इंजीनियर बनाता है। इंजीनियर मतलब अगर आप इस एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं, अगर आप इस एग्जाम में पास होते हैं, आप एक अच्छी रैंक लेकर के आप आते हैं, तो आप इस देश के कुछ प्रेस्टिजियस कॉलेजेस जैसे कि IITs, NITs, IIITs, इनमें एडमिशन करने का मौका आपको मिल जाता है और आप यहां से इंजीनियर बन जाते हैं। अब बात यहां पे खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है कि यार इंजीनियर होते क्या हैं, वो समाज में क्या करते हैं, उनका काम क्या है, और क्यों ये समाज एक इंजीनियर को बेरोजगार बेरोजगार का नाम का ठप्पा दिए जा रहा है, और क्या ये सच्चाई है भी कि नहीं है। सबसे पहले इस बात को क्लियर करते हैं कि यार एक इंजीनियर होते क्या हैं और क्या काम करते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इस समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एक मैनकाइंड जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और उनकी लाइफ को आसान बनाना, ये हमारा काम होता है। समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ को आसान बनाने का काम एक इंजीनियर का होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अपने दादाजी से पूछिएगा कि वो उस टाइम साइकिल चलाते थे, ठीक है। साइकिल से जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, तब बहुत समय लगता था, बहुत समय लगता था। अब कोई एक कंपनी आई होगी और उसमें कोई इंजीनियर हुए होंगे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा मोटरसाइकिल बना देते हैं, मोटर बाइक बना देते हैं, ठीक। उससे फायदा क्या हुआ, अब एक गांव से दूसरे गांव जाने में समय कम लगने लगा। तो क्या इससे उस समाज की प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। अब मुझे एक गांव से दूसरे गांव जाने में कम समय लगेगा, तो ये काम किसने किया, एक इंजीनियर ने किया। उन्होंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कि यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें क्या क्या चीजें चाहिए और क्या क्या काम हमें करना पड़ेगा। तब उन्होंने आविष्कार किया मोटरसाइकिल का, मोटर बाइक का। तो क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई, जी हां। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए नेताजी आए हुए हैं और नेताजी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी इंजीनियर को कि भैया इस जगह पे आपको पुल बनाना है, आप 10 दिन का समय ले लीजिए, आप 15 दिन का समय ले लीजिए और आपको पुल बना करके देना है। इंजीनियर साहब ने बोला ठीक है सर। अब 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद जब नेताजी ने दोबारा से उस इंजीनियर से पूछा कि लाइए दिखाइए क्या रिपोर्ट आपने बनाई है, तब इंजीनियर बोलता है कि सर मैंने रिपोर्ट बना दी, कुछ कुछ परेशानियां ये देखने को मिली हैं, मुझे आप 5 दिन और दीजिए, मैं 5 दिन में इन परेशानियों को और सॉल्व करके आपको फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता हूं। तो यहां पे बात समझ में आ रही है, नेताजी ने बोल दिया कि हाँ कर लो भैया, 5 दिन और ले लो। यहां पे इस बात को समझिए कि एक इंजीनियर को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं, समय उसको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, समय की थोड़ी बाउंडेशन नहीं है मेरे पास, समय थोड़ा सा मैं ज्यादा ले लूं तो कोई परेशानी मुझे नहीं फेस करनी पड़ रही होगी। और यही ये एग्जाम डिमांड करता है। आपको 75 क्वेश्चंस करने होते हैं 3 घंटे के अंदर।
गौर से देखो तो 2 से सवा 2 ढाई मिनट के आसपास आपको पर सवाल मिल रहा होता है, आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी होती है। ये इस एग्जाम का डिमांड है। ये पर्सनैलिटी, ये क्वालिटी अगर आपके अंदर दिख रही है आपको, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप अगर सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर पा रहे तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि 75 के 75 सवाल आप करिए तभी आप सिलेक्ट हो सकते हैं, नहीं। एडवांस में 50% पेपर करके आओगे, पुरानी आईआईटी में पहुंच जाओगे, टॉप 7 आईआईटीज में आप पहुंच सकते हैं। तो यहां पर मेरी पर्सनैलिटी, मेरी क्वालिटीज जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा, मैं सोच पा रहा हूं या नहीं सोच पा रहा, ये मेरी क्वालिटी होनी चाहिए। और अगर है तो आप इस चीज के लिए बहुत अच्छे हो, एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है इस स्ट्रीम के लिए, इस एग्जाम के लिए। दूसरी बात ये रहती है कि यार आपके दिमाग में बचपन में बहुत सारी चीजें रही होंगी कि मुझे स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, यूपीएससी करना है, जॉब करना है किसी बड़ी एमएनसी में। सारे रास्ते आपके पास इंजीनियर बनने के बाद खुल जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे इंजीनियर्स अब यूपीएससी कर रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स अब बिजनेस स्टार्टअप चला रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स नौकरी करते ही हैं। तो आप बहुत डाइवर्सिफाइड चीज़ों से मिलेंगे जब आप एक टॉप कॉलेज में जाएंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे। सारे प्रोफेशंस आपके लिए ओपन रहते हैं, इसीलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ज्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं ताकि सारे ऑप्शंस मेरे लिए खुले। नेक्स्ट बात करते हैं हम पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। जैसे ही ये चीज दिमाग में आती है यार, अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लेना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम रहेंगी। लड़की हो तो अपॉर्चुनिटीज और भी कम रहेंगी। सीधे सीधे एक एग्जाम आपके सामने है जिसको हम कहते हैं नीट। नीट का एग्जाम जब आप देते हैं तो आप बनते हैं डॉक्टर बाय प्रोफेशन। इस बात को समझिए कि एक डॉक्टर का काम क्या है। सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, डॉक्टर का काम क्या है। एक डॉक्टर के सामने जैसे ही कोई पेशेंट आ रहा है, तुरंत उसके दिमाग में दवाई आ जानी चाहिए। जैसे मैं गया किसी डॉक्टर के पास कि मुझे बुखार है, उनके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए पैरासीटामोल। मैं गया किसी डॉक्टर के पास और मैंने बोला मेरे पेट में दर्द है या मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, उनके दिमाग में दवाई का नाम आ जाना चाहिए तुरंत। उनके रिफ्लेक्सेस इतने स्ट्रांग होने चाहिए, उनकी रिस्पॉन्स टाइम, उनका रिस्पॉन्सेज इतने अच्छे होने चाहिए कि तुरंत वो परेशानी को सॉल्व कर दें किसी भी पेशेंट की, क्योंकि वो सोचने का टाइम नहीं ले सकते। उतनी देर में पेशेंट की हालत और खराब हो सकती है। और यही इस एग्जाम की नीड है, यही इस एग्जाम की नीड है। आपको 180 सवाल 180 मिनट के अंदर ही करने पड़ते हैं। आपके पास 1 मिनट एक सवाल के लिए मिल रहा होता है। और यहां पे कंपटीशन इतना है, 25 लाख बच्चे इस साल बैठ रहे होंगे, बहुत कॉम्पिटिटिव है। 720 में से 720 नंबर भी बच्चों के आते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर है तो आप पक्के से नीट की तरफ जाइए। आपके लिए यहां पे ग्रीन फ्लैग आपको मिलेगा। क्वालिटीज आपको क्या क्या देखने को मिल रही है कि यार आपके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग हो, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए। हां, आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी होंगी, बहुत ही इजी प्रकार के सवाल आपको नीट में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये क्वालिटीज आपके अंदर है, परफेक्ट, आप नीट की तरफ जा सकते हैं। तीसरी सिचुएशन, तीसरा केस हमारे पास जो बनता है वो होता है हमारा पीसीएमबी का, जो कि आजकल बहुत बच्चे लेने की सोचते हैं कि हम मैथ्स और बायो दोनों ले लेते हैं। ऐसा करेंगे, मैथ्स की कोचिंग ले लेंगे, बायो को 2 महीने पहले रट करके नीट दे देंगे। असलियत में अब बात यह है कि यार नीट तुम बिना बायो लिए भी दे सकते हो। नीट इस साल से ओपन हो गया है हर उस व्यक्ति के लिए जिसने बायो नहीं भी ली है, तो आप नीट तब भी दे सकते हो। दूसरी बात, मैं इस स्ट्रीम के बिल्कुल ही खिलाफ हूं, क्योंकि यार मैथ्स बायो दोनों साथ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, आप ले ही नहीं सकते। आप 2 नाव पे कैसे चल सकते हो? 2 नाव पर चल रहे हो मतलब दोनों तरफ से अपना कटवा रहे हो। ना तो आप मैथ्स के सगे हुए, ना आप बायो के सगे हुए, तो ना तो आप जेई अच्छे से कर पाओगे, ना आप बायो अच्छे से कर पाओगे, ना आप नीट अच्छे से कर पाओगे। तो यहां पे तो आपका दोनों तरफ से कट रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही मत सोचना, बिल्कुल ही दिमाग में मत डालना कि यार मैं मैथ्स और बायो दोनों ले लेता हूं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि यार वो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। भाई दोनों ही बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, तू नहीं कर पाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास भी ऑप्शन था, मेरे को भी किसी ने बोला था कि दोनों ले लो, लेकिन दिस इज नॉट गुड एट ऑल। आप दोनों जगह से फंस जाओगे और फिर आपको दोनों जगह ही निराशा झेलने को मिलेगी। किसी भी स्ट्रीम के लिए आप जा रहे हो तो ये क्वालिटीज आप चेक कर लेना, आप अपनी पर्सनैलिटी चेक करो, सुन सबकी लो, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, आपके दोस्त क्या बोल रहे हैं, आपके रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, करना अपनी मन की है। इस वीडियो को एज अ गाइड आप लीजिए कि यार ये वीडियो से मैंने समझ लिया है कि भैया मुझे आगे चल करके
जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करूंगा तो मुझे ये चीज परेशानियां देखने को मिलेंगी और मैं उसके लिए अब रेडी हूं। हाँ, मैंने समझ लिया है कि यार नीट लेना है तो अब मैं इसके लिए पूरा 100% दे रहा हूं। कई लोगों ने कोचिंग में पहले से एनरोल कर लिया है, उनको ये चीज समझ में आ गई होगी अब अच्छे से। जिन लोगों ने नहीं किया है उनको भी ये चीज अब अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या स्ट्रीम लेनी है और किस तरीके से फिर उसमें आगे हमें काम करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।